दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। करीब 37 दिनों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही जंतर मंतर पे चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है। लेकिन इस आंदोलन के खत्म होने के बाद यह सवाल जरूर पैदा हो गया है कि अगला निशाना कौन होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपिके ने जो कुछ भी कहा उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन जारी रहेगा और इसका जो अगला पड़ाव है वो कहीं और होगा। पहला निशाना बताया जा रहा है कि बिहार होगा। बिहार में जो सरकार चल रही है उस सरकार के खिलाफ जिस तरह से मामले बन रहे हैं, जिस तरह से इस आंदोलन के दौरान बिहार में हिंसा की वारदात हुई और विद्यार्थियों का गुस्सा चरम पे नजर आया और जिस तरह से वो सड़कों पे निकलकर सरकार के खिलाफ एकजुट होते नजर आए, उसके बाद अभिजीत दीपिके के बयान को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि बिहार में बहुत जल्द यह आंदोलन शुरू हो सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बिहार में ऐसी क्या समस्या आ गई कि यह आंदोलन शुरू करने की नौबत आ रही है। दरअसल बिहार में जिस तरह से आंदोलन हुआ और जिस तरह से आयशा के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है बगैर ये जानकारी दिए हुए कि उनका आरोप क्या है, उसके बाद अभिजीत दीपिके और उनकी पार्टी की तरफ से लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि उनके लोगों को छोड़ा जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द बिहार में आंदोलन शुरू होगा। खास करके जो वहां की सम्राट चौधरी की सरकार है उसे लेकर आम लोगों में गुस्सा है। दरअसल सम्राट चौधरी वो व्यक्ति है जिन पर करप्शन से सहित आपराधिक कई मामले दर्ज है, उसके बावजूद बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या सिर्फ बिहार ही निशाना है या फिर और भी निशाना है? लेकिन अगर जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान आपने नजर डाली होगी तो आपको 2-3 नाम जरूर नजर आए होंगे। पहला नाम था नितिन गडकरी का। एथेनॉल E20 इथेनॉल को लेकर जिस तरह से देश भर में माहौल बना है और जिस तरह से वाहनों के खराब होने की खबरें सामने आई है और जिस तरह से नितिन गडकरी के 2 बेटों द्वारा जिस तरह से एथेनॉल बेचकर करोड़ों अरबों रुपये कमाए गए हैं वो निशाने पे है और इसी वजह से माना जा रहा है कि अगला निशाना नितिन गडकरी भी हो सकते हैं। लेकिन नितिन गडकरी इस मामले को लेकर उस तरह से संजीदा नजर नहीं आए, क्योंकि हाल के दिनों में जब उनके कुछ इंटरव्यू आपने देखे होंगे तो किस तरह का एरोगेंस उनकी बातों में नजर आया, किस तरह से वो महिला पत्रकार को मानहानि के मामले में फंसाने की धमकी देते नजर आए। उससे ये जरूर सवाल पैदा हो गया, क्या इथेनॉल इतना बड़ा हो गया कि लाखों गाड़ियां खराब हो रही है, उनके माइलेज खराब हो रहे हैं और हर वर्ग से इसे लेकर शिकायत किए जाने के बावजूद इथेनॉल को लेकर सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरह से चुप्पी साधने वाला है। सरकार इस बात को लेकर क्लियरेंस नहीं दे रही है कि इथेनॉल को लेकर वो आने वाले दिनों में क्या करने वाली है। लेकिन एथेनॉल को मार्केट में लाकर गाड़ियां खराब करके और लोगों के माइलेज कम करके सरकार ने जरूर बहुत सारी संख्या में लोगों को नाराज कर दिया है जो 4 व्हीलर वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, 2 व्हीलर वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग अब नितिन गडकरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से जब जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था तो नितिन गडकरी के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। नितिन गडकरी के बाद भी एक और निशाने पे हैं, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे नजर आते रहे हैं जो खुले मंच से अपने विरोधियों को धमकाने से बाज नहीं आते हैं। खास करके अल्पसंख्यक वर्ग को जिस तरह से वो निशाने पे लेते हैं वो हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक संवैधानिक व्यक्ति के तौर पे उनके द्वारा जिस तरह से मंच से लगातार अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर आग उगला जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती है और जिस तरह से वहां पर माहौल बनाए जा रहे हैं उसे लेकर भी जंतर मंतर पे इस तरह की गूंज दिखाई पड़ी। खास करके अभिजीत दीपिके ने भी योगी आदित्यनाथ, आशुतोष रांका, उन्होंने भी जो योगी आदित्यनाथ है उसे चेतावनी देते हुए नजर आए और कहा कि आप संभल जाइए क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर जो सामने आई है उसने जरूर
इस आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में देखा जा सकता है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के भीड़ में या किसी भी तरह के आंदोलन के दौरान अगर किसी को अवैध तरीके से हिरासत में लिया जाता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और जो पुलिस अधिकारी ये कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा वो उसी पुलिस अधिकारी की सैलरी से काटी जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा कहा गया है कि अगर 8 दिनों तक किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है, उसके खिलाफ मामला नहीं बनता है, तो फिर 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट इस आंदोलन के बाद ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सजग हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार हिंसा की घटनाएं होती है और जिस तरह से किसी खास वर्ग को निशाना बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं और उनके घरों को तोड़ा जाता है, वो हमेशा देश में चर्चा का विषय रहा है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अगर जंतर मंतर की तरह कोई आंदोलन उत्तर प्रदेश में खड़ा होता है तो फिर योगी सरकार के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी चुनाव से पहले वो अयोध्या में चंदा चोरी का मामला सामने आया और ये मामला इतना गहरा हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस मामले की जांच चल रही है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। खास करके योगी सरकार के ऊपर सवाल या निशान लग रहे हैं कि आखिर अयोध्या में मंदिर बने हुए महज 4 साल हुए और इसी 4 साल के अंदर करोड़ों रुपयों की यहाँ पर डकैती हो गई और सरकार को कानों कान खबर नहीं मिली। इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि इस मामले को अखिलेश यादव ने खुद उठाया था और उसके बाद धीरे धीरे जब ये मामला खुलता चला गया तो पता चला कि यहाँ चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है। अब पुलिस और सरकार इन दोनों द्वारा मिलकर इस मामले को किसी तरह से ढकने छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुका है और उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर यह खासा असर कर सकता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जो ब्योल है वो बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिससे सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही है। इसी बीच जंतर मंतर पे हुए आंदोलन के दौरान जिस तरह से बड़ी संख्या में बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन किया और सड़कों पर निकलकर सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने लिए जरूरी वोट जुटाना मुश्किल हो सकता है। खास करके अगर 2027 के चुनाव से एन पहले जंतर मंतर जैसा ही कोई आंदोलन उत्तर प्रदेश में खड़ा होता है और यह आंदोलन लंबा खिंचता है तो निश्चित रूप से यह सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि इस वक्त देश भर के युवाओं का जो जोश है उबाल मार रहा है। जिस तरह से लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे युवा जमा होकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में कामयाब हो गए, उसके बाद से न केवल कॉकरोच जनता पार्टी का हौसला बुलंद है बल्कि इस आंदोलन में शामिल होने वाले लाखों जो युवा हैं उनका भी हौसला बुलंद है और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनकी तरफ से जल्द ही आंदोलन किया जाएगा और इसका कॉल जाएगा और कॉल जाने के बाद जब फिर से हजारों लाखों की संख्या में युवा जमा होंगे तो उस सरकार के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार खासा टेंशन में है। खास करके जंतर मंतर पे आंदोलन खत्म होने के बावजूद बिहार में हिंसा की घटनाएं खत्म नहीं हो रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। दोनों ही तरफ से हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ से पुलिस लाठियां भाज रही है तो दूसरे तरफ से युवा की तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है। कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसके बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या आने वाले दिनों में बिहार अगला निशाना होगा और बिहार में ये आंदोलनकारी सरकार से अपने मन मुताबिक विभाग में बंटवारे की मांग कर सकते हैं।
क्या सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव से पहले एक बड़े झमेले में फंस सकते हैं? ये सारे सवाल जिंदा इसलिए हो गए हैं क्योंकि जब 20 जून को जंतर मंतर पे आंदोलन शुरू हुआ तो काफी समय था सरकार के पास अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर इस मामले को रफा दफा करने का, लेकिन सरकार ने तमाम दमनकारी नीति अपनाकर इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। निहत्थे छात्रों पे, मासूम छात्रों पे लाठियां बरसाई गई, ऐसी लाठियां बरसाई गई जिनमें कीलें लगी हुई थी। खास करके पुलिस की तरफ से लाठियां भांजते भांजते ये भी नैतिकता भूल गई कि महिलाओं पर किस तरह से पुलिसकर्मियों द्वारा हाथ उठाए जा रहा है, उनके सर फोड़े गए, उनके पैर तोड़े गए और उनके कपड़े तक फाड़े गए। इसके बावजूद सरकार ये सोचती रही कि आंदोलनकारी खुद से चले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जब मामला बिगड़ता चला गया और सरकार ने दमन के तमाम रास्ते अपनाए, यहाँ तक कि पुलिस की तमाम फौज तैनात कर दी गई, लेकिन रास्ता कोई निकलता नजर नहीं आया। इसी वजह से सरकार को आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ उसे युवाओं ने, इस देश के आम नागरिकों ने बड़ी गहराई से देखा है कि किस तरह से सरकार युवाओं की बात सुनने की बजाय युवाओं को पीटने, उसे प्रताड़ित करने, उनके खिलाफ केस दर्ज करने और उन्हें कुचलने पर उतारू है। इस देश के तमाम लोगों ने ये देखा है और उसके बाद जब थक हार कर सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती है। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद भी सरकार के मंत्रियों को जो बोल हैं, जिस तरह से बिहार में शिक्षा मंत्री के बयान सामने आए हैं, जिस तरह से पीयूष गोयल ने बयान दिया था और जिस तरह से तमाम मंत्री की तरफ से युवाओं को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में यह आंदोलन एक बार फिर से भड़क सकता है, क्योंकि सरकार, ऐसा लगता है कि नैतिकता के तौर पे ये इस्तीफा नहीं दिलाई है, बल्कि सरकार पर दबाव इतना ज्यादा था, सरकार को युवाओं की ताकत के सामने इस कदर झुकना पड़ा कि मजबूरन उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन लोगों ने इस बात को भूला नहीं है, किस तरह से बर्बरता की गई, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में खामोश रहे और आखिर के दिन वो रात में 12 बजे वीडियो बनाकर ये कहते हैं कि नीट परीक्षा का जो घोटाला था वो बहुत बड़ा था, हम इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराएंगे। ऐसे ही छोटी छोटी बातें वो 12 बजे रात में बता रहे थे, जिससे कोई भी व्यक्ति कन्विंस नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें इस्तीफा दिलवाना पड़ा। तो ये समझने की जरूरत है। खास करके एक और बात बताना जरूरी है कि इस आंदोलन के दौरान जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पे थे, जिस तरह से उनके पोस्टर लहराए जा रहे थे, जिस तरह से उनके पोस्टर पे जूते बरसाए गए और जिस तरह से उन्हें लेकर अभद्र भाषा, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे पता चलता है कि आम लोगों में किस कदर गुस्सा भरा हुआ है। और इस गुस्से को ना तो गोदी मीडिया भांप पाई, ना ही सरकार भांप पाई। सरकार को ऐसा लगा कि वो फौज तैनात करके लाठियां बरसाकर इस युवाओं को खदेड़ देगी, लेकिन सरकार की ये बड़ी भूल साबित हुई। आखिरकार उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन अब इस पार्टी को, यानी सीजीपी पार्टी को संभल कर चलना होगा। ये वही सरकार है जो पीछे से पलटवार करने से बाज नहीं आती है। भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया हो, सरकार फिलहाल झुक गई हो, लेकिन इस पार्टी के जो नेता हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह सरकार निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसके जरिए वो इस पार्टी के नेताओं को कुचल सके। इसलिए अभिजीत दीपिके हो या आशुतोष राका हो या सौरभ दास हो, उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। खास करके ऐसे लोगों की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में जो अंधभक्त घूम रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है और ये जो मांग थी वो नाजायज है, वो हमला कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अभिजीत दीपिके सहित उनके तमाम पार्टी के नेता अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सरकार निश्चित रूप से पलटवार कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में जब आंदोलन शुरू होगा उसका नेतृत्व कौन करेगा, और बिहार में जिस तरह के माहौल हैं अभी, अगर इसमें आंदोलन जुड़ जाता है तो फिर ये कितना विकराल होगा, ये समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आपके सामने आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।